तो सर कभी आपने कोई क्लास बंक करके टी स्टॉल पे कोई ऐसी डिस्कशन की हो जो आपको बहुत यादगार हो आज तक? बंक करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, अच्छा साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? हमारा जीवन जब शुरू हुआ, क्योंकि देश का विभाजन के कारण हम उजड़ के आए, हमारे पिताजी ने स्क्रैच से फिर शुरू किया। या मेरे एमबीए को कंपटीशन नहीं मिल रहा विद इन आईपी यूनिवर्सिटी। गुड मॉर्निंग सर। महाराज अग्रसेन बिजनेस स्कूल के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। As we are proceeding towards 25th years of excellence in education, we are delighted to have you today. आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, जो कि मेट्स के फाउंडर एंड चीफ एडवाइज़र हैं, एक विजनरी लीडर जो शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी और एलएलबी करने के बाद इन्होंने महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो आज एक प्रमुख शिक्षा संस्थानों में गिनी जाती है। इनका जीवन देश के लिए एक मिसाल है और आज हम इन्हीं अनुभवों की प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर हैं। सर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप कैसे विद्यार्थी थे? एक ऑब्जर्वर या एक क्यूरियस टू नो वाले स्टूडेंट? मैं विद्यार्थी 1957 से विद्यार्थी बना, 1957, और एक अच्छा विद्यार्थी था जो पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटी में भी उतने ही मन से भाग लेता था। जो स्काउट्स हों, एसीसी हो, एनसीसी हो, और पढ़ाई में भी 62 में 5वीं में पहली बार स्कॉलरशिप स्कूल के लिए लेके आया था मैं, 4 रुपये महीने का। आज हंसी आती होगी, 4 रुपये महीना पर उस टाइम एक बड़ा अमाउंट था। 65 में 8th का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, एक साल ही एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें भी मेरिटोरियस रहा मैं। और 67 में साइंस टीम के साथ मैं अपने स्कूल का टॉपर रहा। इंजीनियरिंग करने का मन था, दिल्ली में 1 नंबर से रह गया। हरियाणा पंजाब में प्री इंजीनियरिंग करनी ज़रूरी थी तो प्री इंजीनियरिंग किया, एडमिशन भी चंडीगढ़ में लिया, परंतु बेरोज़गारी का शोर उस समय इतना ज़्यादा था 68 में कि हम 10-12 बच्चे पढ़ाई इंजीनियरिंग की छोड़ के और बीएससी सेकेंड ईयर में आ गए। तो इसलिए अपना मन से जो वो ठीक लगा वो करते रहे। परंतु मुझे सौभाग्य मिला एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का, जिस स्कूल ने, मैं समझता हूँ कि 69 ऑनवर्ड्स 15-20 साल दिल्ली के सभी स्कूलों से बढ़िया मेरिट दी, तीनों स्ट्रीम में दी। छोटा स्कूल था, नाम आज भी लेने में ढंग से नहीं ले पाएंगे लोग, परंतु उस स्कूल ने टॉपर सबसे ज़्यादा दिए। और उस स्कूल में रहकर मुझे 62 इंडो चाइना वार में भी घुमा फिरा के मदद करने का अवसर मिला, 65 में भी, 71 में भी, और लगातार मैं देश के लिए एक समर्पण भाव से पढ़ाई के साथ साथ देश के जितने भी आयाम हैं उनमें भाग लेता रहा। इसलिए मेरी जो इच्छा भगवान ने रह गई थी इंजीनियरिंग करने की, वो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा के पूरी कर दी। लेक्चरर बनने के लिए मैं डीयू में 72 में एक ही वैकेंसी आई थी पूरे डीयू में केमिस्ट्री की, तो उसमें किरोड़ीमल कॉलेज में मेरे साथ मेरे 10 टीचर भी इंटरव्यू देने आए थे, जिन्होंने मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। तो मैं तो बाहर से ही नमस्ते करके आ गया, और दिल्ली से बाहर जाना नहीं था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने उठाकर एक स्कूल नया शुरू किया सुल्तानपुरी, उसमें मैनेजर बना के काम सौंप दिया। उसी स्कूल से ये इंजीनियरिंग कॉलेज और ये दोनों संस्थाएं एज गेस्ट इंस्टीट्यूट 99 में शुरू हुई। तो बीज कभी बोओगे, फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ऊपर वाला तय करता है। तो वो कैंपस जो शुरू किया 4 एकड़ में, सपने में भी नहीं सोचा था हमने कि यहीं पर हमारा ये इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू होगा। इसलिए सहज भाव से जो काम करते चलो, गीता के उस वचन को मानते रहो कि काम करते रहो, फल मिलेगा, फल की इच्छा के पीछे मत भागो, फल तो मिलेगा, फल के लिए काम करता ये भी
इंटरप्रिटेशन आपकी सबकी अपनी अपनी। फल जो मिले उससे संतुष्ट रहो बस। सर, जब आपने ये एजुकेशन सोसाइटी स्टार्ट की, आपने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वॉल्व किया। सर, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने इन्वॉल्व करने का कारण ये था कि आपने जो इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स के बीच में गैप फेस किया, वो एक कारण था, या आपका मिशन क्या था उसके पीछे? मेरा बड़ा क्लियर विजन था कि मेरा, क्योंकि कोई परिवार शुरू करता है चीज़ें वो उसकी रह जाएंगी, तो एक ब्रॉड बेस चलो हमेशा। तो हम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर ऑल इंडिया लेवल पर काम करते थे, तो उसी को मैंने सोचा वही हमारे आदर्श हैं। उनके नाम पर हमने पहले मेडिकल कॉलेज बनाया अग्रोहा, जहाँ पर उनका राज्य था। स्कूल दिल्ली में कई बनाए, पर उन्हीं के नाम पे पंजाबी बाग में बड़ा हॉस्पिटल बनाया तो नाम हमने कॉमन रखा। संस्थाएं सब अलग अलग हैं, कोई आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं, एक्सेप्ट कि वो सब महाराजा अग्रसेन को अपना आदर्श मानते हैं, परंतु दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट। स्ट्रिक्टली एक चीज़ सब में हमने इंश्योर की कि किसी इंडिविजुअल को कोई पैसा किसी संस्था से, किसी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल से नहीं मिलना चाहिए। समाज का पैसा समाज में ही लगे, उसी का एक्सपेंशन हो। तो उसका एक अच्छा वो रहा कि आज पंजाबी बाग से हम द्वारका में भी बना दिया, बहादुरगढ़ में पूरा मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, इस ढंग से यहाँ से हिमाचल चले गए। कि ग्रोथ जो है वो पैसा समाज का है तो समाज में रहना चाहिए। परंतु आज 98% नई जितने भी कॉलेज आए हैं वो परिवारों के हैं, इंडिविजुअल के हैं, और वो अपनी उनकी जेब के लिए पैसा जाता है, वो घुमा फिरा के, जिसके मैं शुरू से सख्त खिलाफ रहा और बहुत मुश्किल रास्ते पर चल रहे हैं, पर चल रहे हैं, और भगवान की पूरी कृपा है कि वो अच्छी संस्थाएं हम खड़ी कर पाए। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ। मैंने भी थोड़े दिनों पहले अग्रवा मैंने विज़िट किया था, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पर ये सब कुछ फॉलो हो रहा है और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं। अग्रोहा का अब आपने विजिट किया है तो यू विल सी इन 5 years टाइम इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा, 10,000 एकड़ में एक नया शहर होगा, वेल प्लान्ड, जैसे चंडीगढ़ है, पंचकुला है। और अग्रोहा के जिसके लिए मैं 74 में लगा था, पहली ईंट दोबारा रखी थी पुनर्विकास के लिए, वहाँ पुरानी खुदाई में सब कुछ मिला है जो 5,000 साल पहले बहुत बड़ा शहर था, जिसको इस्लामिक कट्टरपंथियों ने 11वीं शताब्दी में तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, जला दिया, और उसी के खंडरों से हिसार में निर्माण किया। परंतु आज वो भगवान की कृपा से अग्रोहा नए क्लेवर में, नए रूप में आने वाले 5-6 साल में आ जाएगा। क्योंकि 280 एकड़ में जब मेडिकल कॉलेज हमने बनाया उस समय देवीलाल जी ने बहुत सपोर्ट किया, 1 रुपये में इतनी बड़ी ज़मीन दी, 99% हमारा एक्सपेंडिचर ये रेकरिंग वो देते हैं। तो समाज ने भी बढ़ के आगे खूब काम किया, और वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज हमने चला के दिखाया है विद 100 इनटेक। सर, अभी आपने एक बात कही कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। मुझे इससे एक बात याद आती है, अभी वी रिसेंटली लॉस्ट आवर जैन पद्मश्री श्री रतन टाटा सर। सर, उन्होंने एक बात कही थी कि बिजनेस का मकसद पैसा कमाना नहीं, सोसाइटी की सेवा करना है। तो इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? रतन टाटा इस देश का रतन था, इसलिए मैं बच्चों को भी कहता हूँ, बड़ों को भी। सबसे छोटी, जिसे माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी, पारसी कम्युनिटी सर्वाइविंग इंडिया में 60,000 है ओनली, और 60,000 के 60,000 किसी भी देशभक्त से ज़्यादा देशभक्त हैं। सैम मैनिक्सा से शुरू करके रतन टाटा, नानी पालके वाले, इन एनी स्ट्रीम, एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। और रतन टाटा एक्सेप्शनली एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिविजुअल वेल्थ नहीं बनाई। बाकी लोग इंडिविजुअल, आज मुकेश का नाम आएगा या दूसरे वो हमारे नाम आएंगे, इन्होंने इंडिविजुअल के लिए सोचा ही नहीं कभी। स्टार्टेड फ्रॉम फ्लोर ऑफ द टाटा स्टील, रोज टू द हाईएस्ट पोस्ट, एंड ही हैज़ नथिंग टू हैव, जिसको वो अपना कहे, जो था वो पहले ही ट्रस्ट को दे दिया। तो रतन टाटा के इसीलिए हमने आप सबके लिए भी एक लगाया कि लोग उसको याद करें, देखें, पुष्पांजलि भेंट करें। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि
महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल स्टार्ट करने से पहले ही हमारे पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड मेम्स था। तो व्हाट्स द विजन बिहाइंड महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल, मतलब आपने वो क्यों शुरू किया? मैं भी चल रही 2 दिन की कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एमर्जिंग ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वहाँ एक ही बात कही है मैंने, या मेरे एमबीए को कंपटीशन नहीं मिल रहा विद इन आईपी यूनिवर्सिटी। 180 सीटें हैं, सबसे पहले भर जाती हैं, मेरिट में भी सब आती हैं, परंतु सिलेबस को आउटडेटेड हो गई। कोई चेंज आईपी यूनिवर्सिटी नहीं करते समय पर, और वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। तो हम आज डेली बेसिस पे चीज़ें चेंज होती हैं और 4-4 साल कुछ ना बदलें, तो उसको कंपटीशन देने के लिए कि थोड़ी सी मुझे आज़ादी मिलेगी, मैं सिलेबस क्या बनाना है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्री की नीड क्या है, उसको हम रेडीमेड ऐसे बढ़िया मैनेजर्स दें हर फील्ड के लिए कि वो सेटिस्फाइड हों कि हाँ ये किसी भी आईआईएम वालों से पीछे नहीं है, और वो अचीव करेंगे हम 5 ईयर्स में। सर चलिए बात करते हैं गिविंग बैक की। सोसाइटी को वापस देने के मामले में आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ को मिलती है? मुझे वो दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि जब स्टूडेंट मिलते हैं ब्याह में, शादी में, पीछे अभी मैं हाई कोर्ट की जज के लड़की की शादी में गया, बाई चांस उनका दामाद ने खुद ही कहा कि सर मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ, तो अच्छा लगता है जब कोई, परंतु वो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब वो आके कहें कि जी मुझे आज बहुत बढ़िया भगवान ने कृपा है, स्टेटस है, अब मैं समाज के लिए भी ये काम कर रहा हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं लोग, देना सीखे हैं। क्यों, हमारा एक संघ में एक गीत चलता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। माँ बाप हमारे लिए, आप बच्चों के लिए कितना मरते हैं, और आप लोग बढ़िया एम्प्लॉयमेंट लेके 1 करोड़ का पैकेज लेके अमेरिका चले गए, उनको दिन में 1 बार 2 बार फ़ोन कर दिया, बस इससे ज़्यादा वो मांगते नहीं, आप भेजते नहीं। पैसे की नहीं ज़रूरत है उनको, परंतु फिर भी देखना तो चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी, मेरी बहू मेरी कितनी केयर करते हैं। उसमें मैं देख रहा हूँ आज की जो नई पीढ़ी है वो सेल्फ सेंटर्ड है, केवल अपने की परिभाषा भी मुझे लग रहा है 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी में 25% बच्चे शादी नहीं करेंगे, कि वो जो कुछ देख रहे हैं, शादियाँ निभ नहीं रही हैं, लिविंग टुगेदर के अंदर झगड़े हैं। तो मुझे अभी नज़र आ रहा है 2-3 साल से कि बच्चे शादी करने से ही डरने लग गए। तो ये बहुत एक भयानक स्थिति होगी। भारत की जो सुरक्षा है, भारत की जो विकास की यात्रा है, वो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत के लोग 25% सेव करते हैं जब गरीब थे जब भी, परंतु आज तो हमारे पास धन तो आना बहुत शुरू हो गया, वी आर फ्लडिंग विद मनी, परंतु उसका कैसे उपयोग हो, खर्चना सीखें अच्छे कामों में, केवल अपने लिए। और हर चीज़ में तो अपने घर से अंदाज़ा लगा, केवल वो एक कॉल करेंगे, ये भेज दो वो भेज दो, तो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, जीवन को सही ढंग से नहीं जी रहे। 2 बजे से पहले सोने वाले लोग नहीं हैं। माँ बाप मिलते हैं आके कि बच्चे को समझाओ, मैं नहीं समझा पा रहे। प्रिंसिपल आई एक स्कूल की कि मेरा बच्चा रात के 4 बजे तक जगता है और 11 बजे तक सोता है सुबह। ये जो स्थिति है ये बहुत गलत रास्ते पे हम जा रहे हैं। तो टेलीफोन से भी कोई व्रत रखना सीख लो, 2 घंटे 4 घंटे इस फ़ोन को ही लिए बैठे रहेंगे, घर के अंदर आने के बाद भी किसी से हंसेंगे नहीं, मुस्कुराने का रिवाज ही ख़त्म होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ेंगी, डिप्रेशन बढ़ेंगे, और इसके लिए हमें अभी से जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, और अपने जीवन को डिसिप्लिन करें कि सुबह उठना ज़रूर है 6 बजे 6:30 बजे। 1 घंटा हम अपने लिए लगाएं, शरीर को हिलाने को, झुलाने को। वो नहीं करेंगे तो आप 35-40 साल की उम्र तक सीढ़ियाँ चढ़ने लायक आने वाली जनरेशन नहीं मिलेगी, और बहुत आने वाला समय ये कष्टकारी होगा। सर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जैसा कि कहा कि आजकल हम फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी नहीं करते हैं। सो सर अगर मैं भी अपना शेड्यूल आपसे शेयर करूँ तो बिफोर जॉइनिंग दिस कॉलेज आई यूज्ड टू हिट जिम, स्विम एवरी डे, बट नाउ आई एम नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी।
although I'm participating in extracurricular activities but no physical activity. और कुछ नहीं करे तो जीने से उतरना चढ़ना 100% इंश्योर कर लो, और एक दो जीना ऊपर तक भी जाके खुली हवा में सांस लो, और इतना तो करो। सर हम कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिससे बच्चे स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रहें उससे, क्योंकि गेम्स खेलना जॉय ऑफ लाइफ, तो हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ कॉलेज के हमने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स उससे कनेक्टेड रहें? ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें बताएं कि खेल की स्पोर्ट्स के बिना कुछ नहीं। मैं जीवन में, अगर मैं ACC ऑक्सिलरी कैडेट कोर होता था, आपको नहीं, भारत स्काउट्स बहुत एक्टिव थे, NCC थी, इतने भारी भारी जूते होते थे, इतनी बड़ी वो लेके चल कंपलसरी थी, और खेलों के अंदर भी, और कुछ नहीं तो हम दौड़ते ही थे। और क्यों, हमारे टाइम में इंस्ट्रूमेंट खरीदने के पैसे नहीं थे लोगों के पास, तो बड़ी बात थी कि फुटबॉल भी कोई स्कूल में ही मिलती थी, अदरवाइज तख्ती के होती थी, उससे बैट बना के खेलते थे। तो और कुछ नहीं तो हम कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे और दौड़ लगाते थे। वही ज़रूरी है और आज भी वही ज़रूरी है, और कुछ नहीं कर सकते तो आप पैदल चलो। सर जब आपने एजुकेशन सोसाइटी की स्टार्ट की तब आपने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वॉल्व किया था, तो उन्होंने हमारी सोसाइटी को अच्छे से शेपअप करने में कैसे हेल्प करी? हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को, और वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए मेरे साथ जुड़ के, बच्चों के साथ रह कर, क्यों, भगवान बहुत कुछ देता है। आज हमारे जो ब्रांड हैं, मेरे जो ट्रस्टीज़ हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हैं। मिंडा यूनो मिंडा जो ग्रुप है, उसकी टर्नओवर 10,000 करोड़ है, और हमारे शुरू के 11 ट्रस्टियों में शादीलाल मिंडा जी थे, एक्शन ग्रुप है, माइक्रोटेक है, दुनिया भर के जितने भी आज की तारीख में जो पॉपुलर ब्रांड हो गए हैं, वो हमने 98 में जोड़े थे अपने साथ, हॉस्पिटल में 1990 में जोड़े थे, और सबकी ग्रोथ हुई है। जो जितना ज़्यादा दान करेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा, उसकी ग्रोथ होगी ही होगी, उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो आज वो एग्जाम्पल है, हमारा लिविंग एग्जाम्पल है कि जिसको बुला के मरवा साहब बुलाएं, 2 घंटे का टॉक दे के जाएंगे, वो दे के जाएंगे। आज की डेट में फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड में इंडिया के जो टॉप ब्रांड है वो हमारे ट्रस्टीज़ के हैं, और वो आज भी खूब दान करते हैं। ज्वेलरी में PC ज्वेलर आज इंडिया के टॉप ब्रांड में है। तो इसलिए जितना कोई धन दान में देगा उसको कई गुना होके मिलता है। किसी को प्रैक्टिकल देखना हो तो 98 का उसका देख लें, निकाल के आप लोग गूगल से, और आज का देख लें, किसी भी ट्रस्टी का। और वो यहाँ का नहीं, पूरे विश्व में है ये। आज लोग जाने जाते हैं किसके कारण से? आज गूगल वाले या कोई भी नाम किस कारण से जाना जा रहा है? सिर्फ धन के लिए तो रतन टाटा से ज़्यादा वाले बहुत लोग होंगे। रतन टाटा का नाम है ना, कि कैंसर के लिए उसे समझ में आया कि आसाम के हर ज़िले में कैंसर हॉस्पिटल शुरू करा दिया। आसाम से क्या लेना देना, और भगवान ने उसको आसाम बुलाए कि ये सेमीकंडक्टर का प्लांट आसाम में लगा रहा है, क्योंकि पानी भी है, और उस देश के लिए सोचा ना उसने। तो देश के लिए काम करें, इसीलिए हमारा जो स्लोगन भी यही है, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। और आप भी उसको, हमारा जो कुल गीत है उसको मेरे ख्याल महीने में 2-4 बार आप उसके वो कराइए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती, बताइए। सो ऐसा हमेशा सुना गया है कि जो असली दोस्ती होती है वो टी स्टॉल पे होती है, तो क्लास में नहीं होती। तो सर कभी आपने कोई क्लास बंक करके टी स्टॉल पे कोई ऐसी डिस्कशन की हो जो आपको बहुत यादगार हो आज तक? हम क्यों साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमारे यहाँ कुछ क्लास को मिस करना लगभग असंभव था, क्योंकि हम तो सवेरे 6-6:30 उठ के यू स्पेशल पकड़ना 8:30 बजे, मॉरिस नगर से हंसराज कॉलेज, डिस्टेंस सारे पैदल थे, ना रिक्शा उन दिनों में, ना अपना व्हीकल है, वहाँ से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तो, और फिर वापसी, तो पूरा दिन घर पे 6:30 वापस आना। बंक करेंगे तो प्रैक्टिकल्स बंक करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, अच्छा साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? आजकल तो आज अटेंड कराना मुश्किल हो गया बच्चों से। तो हमारे ज़माने में बंक करने की सोचता ही नहीं था, और ख़ास तौर पे साइंस का स्टूडेंट था। आर्ट्स वाले तो लिबर्टी ले लेते होंगे,
लॉ में कभी, क्योंकि किया मैंने बहुत बीच में गैप के बाद, लॉ में उतनी सीरियसनेस नहीं थी। सर अगर अब आप 25 इयर्स यंगर सेल्फ को कुछ एडवाइस देना चाहते तो वो एडवाइस क्या होता? किस लेवल के लोगों को देना एडवाइस? सर हमको, हम एज अ स्टूडेंट आप हमें क्या एडवाइस देते? आपको तो एक एडवाइस कहें या कि आप लोग अपने जीवन को इस स्टेज पे हैं कि अब आपने मुख्य जीवन धारा में आना है, 1 साल में, 1.5 साल में, तो बहुत लंबा, कम से कम ये मान के चलें कि जीवित शरद शतम है, तो आज आप 22-23 साल की एज के ग्रुप वाले लोग हैं, तो 70-80 साल और जीना है, तो शरीर कैसा रहना चाहिए? शरीर माध्यम खलु साधनम, तो सबसे पहली आवश्यकता शरीर की है, जिसको आज सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ये दी जा रही तो केवल क्रीम पाउडर और फेशियल और कलरिंग इस चीज़ पे, बाकी शरीर मजबूत हो। विवेकानंद जी ने भी एक ही बात कही थी कि हमारे शरीर स्टील जैसा मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत शरीर हो और मन मजबूत हो, फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य बड़े निर्धारित करें, सपने दिन में देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए फिर जी जान से जुटें। सर क्या जब आप स्टूडेंट थे आपने भी यही सोचा था, जब आपने इतनी बड़ी एजुकेशन सोसाइटी फॉर्म करी तो आपने सोचा था कि ये इतनी बड़ी एजुकेशन सोसाइटी बन जाएगी? मैं एकदम तो नहीं सोचा था। बस हमारा जीवन जब शुरू हुआ, क्योंकि देश का विभाजन के कारण हम उजड़ के आए, हमारे पिताजी ने स्क्रैच से फिर शुरू किया। शुरू में 6ठे साल तो हमें 100 गज का मकान सरकार ने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के बदले दे पाई थी, तो इसलिए बड़े सपने नहीं ले सकते थे। सामान्य स्थान पर रहे, सामान्य स्कूल में पढ़े, पर धीरे धीरे जब मैं स्कूल का मैनेजर हो गया तो उस दिन के बाद ये लगा कि नहीं अब और आगे, तो क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म, मेरे पास 2 प्लेटफार्म थे, एक अग्रवाल समाज का, दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जहाँ प्रेरणा लेने के लिए मेरे पास आदर्श लोग थे। और फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ रहकर फिर मैं इमरजेंसी में जेल में जाकर एक चीज़ सीखी कि नहीं, सरकारों से अगर विचारधारा की लड़ाई लड़नी है तो सक्षम हो। आके लॉ किया मैंने, मुझे पार्टी ने टिकट दे दिया, नॉमिनेशन भरी आया, मैंने इलेक्शन लड़ना मेरा एम नहीं है। मैं विड्रॉ करके लॉ ज्वाइन किए कागज़ ढूंढ के, जो आज मुझे किसी के भरोसे नहीं, मैं काला कोट पहन के अपना जाऊं तो मुझे जितना दिन में मेरा खर्चा है मेरे परिवार का, उतना मैं निकाल सकता हूं। इसलिए जीवन को कैसा बनाना है, संघर्ष करने के लिए तो तैयार रहना चाहिए, सब कुछ छोड़ने के लिए। तो बहुत ज़्यादा हम बड़े बड़े सपने देखें और पूरा करने की क्षमता भी तो पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ जितना कर सकते हैं, अगर मैं 100 किलोमीटर चलने की सोच रहा हूँ तो मुझे 2-2, 4-4 किलोमीटर चल के पहले अभ्यास करना होगा। इसलिए बड़े इंडस्ट्री, मैंने देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई। मैं DCM के साथ पार्टनरशिप रखी है मैंने। पॉलिस्टर फिल्म का हमने प्रोजेक्ट लगाया काशीपुर में, शीशा की जो बनाने की फैक्ट्री लगाई, परंतु मुझे लगा नहीं, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं, छोड़ने में भी देर नहीं लगाई। कि जब अपने मन को जब तसल्ली ना हो, शांति ना हो, तो आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे दोस्त हैं, परंतु हम किसी से अपने आप को छोटा नहीं मानते, ना किसी से बड़ा मानते। सामान्य किसी जाति का हो, मैं 8 चुनाव लड़ा हूँ और कम से कम 24 चुनाव लड़ाए हैं पूरी दिल्ली के, तो सबके साथ मिलना पड़ेगा, सबसे बैठना पड़ेगा। इसलिए छोटे बड़े का भाव नहीं, सबको प्यार सम्मान, छोटों को प्यार करो, बड़ों को सम्मान दो, तो आगे बढ़ते जाओगे, सफल हो जाओगे। तो सर हम हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, मुझे भी कुछ है। सर आजकल स्टूडेंट्स कंपटीशन को लेके ग्रजेस रख लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मगर सहज भाव से लो ना, मैंने जीवन में नौकरी नहीं करनी थी,
उसके बाद मैंने 6 एग्जामिनेशन दिए, इनकम टैक्स में भी सिलेक्ट हुआ, पंजाब नेशनल बैंक में भी हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हुआ, DCM की भी 2-3 स्टेज क्लियर की। ये भी तय था मैं नौकरी नहीं करूँगा, करूँगा तो केवल कॉलेज में पढ़ाने की करूँगा, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं एटलस में केमिकल सुपरवाइजर, मैं तय कर रखा नहीं करनी, नहीं करनी। मेरी चॉइस के हिसाब से जब तक नहीं मिली, वो नहीं मिली, भगवान ने दूसरे रास्ते काम कर दे दिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय देने के लिए, हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।